गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गोल्ड इंपोर्ट डेटा। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली रिवाइज किए हैं गोल्ड इंपोर्ट फिगर्स नवंबर 2024 के लिए, जिसके वजह से रिड्यूस कर दी गई है रिपोर्टेड वैल्यू बाय $5 बिलियन। इस करेक्शन की वजह से ट्रेड डेफिसिट अब हमारा कम हो गया है, लेकिन हमारे को ये दिखा रहा है कि हमारी जो डेटा एक्यूरेसी है उसमें अभी भी चैलेंजेस हैं, और इंडियन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के लिए ये रिलायबिलिटी कंसर्न्स दिखा रहा है। ठीक है, तो हुआ कैसे कि अभी जो डेटा माइग्रेशन इशू आया सेज ऑनलाइन से आइस गेट की तरफ, डबल काउंटिंग ऑफ इम्पोर्ट्स हो गया, जिसकी वजह से जो गोल्ड इम्पोर्ट्स है वो $5 बिलियन ज़्यादा रिपोर्ट किए गए। ठीक है, तो आइस गेट से जो माइग्रेशन हो रही है डेटा की, वो इम्प्लीमेंट की जा रही है ताकि स्ट्रीमलाइन की जा सके एग्जिम डेक्लरेशंस ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए। सेज ऑनलाइन और आइस गेट दोनों जो है वो अपना डेटा ट्रांसमिट करते थे सेपरेटली, जिसकी वजह से डिस्क्रिपेंसीज हमें देखने को मिली। टेक्निकल ग्लिचेस अभी भी लेकिन आती है, और दोनों प्लेटफॉर्म जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा जो है वो कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो थिंक टैंक जो है GTRI, उन्होंने कहा कि अगर आप बार बार ऐसे रिवीजन करोगे तो उससे इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की जो क्रेडिबिलिटी है इंडिया की वो सफ़र करेगी। और कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि पहले भी ऐसे जो है बाकी कम्युनिटीज़ के लिए भी एरर्स जो है वो कई टाइम पीरियड्स में रिपोर्ट किए गए हैं। गवर्नमेंट ने आज किया है कि रिव्यू किया जाए ट्रेड डेटा को एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, अब गोल्ड इम्पोर्ट डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है, और इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी डिमांड को मीट करने के लिए। की गोल्ड सप्लायर्स हमारे अफ्रीकन नेशंस हैं, पेरू है, स्विट्ज़रलैंड है, यूएई है। और इंडिया की जो गोल्ड डिमांड है वो फेस्टिव सीज़न पर, वेडिंग सीजन्स पर, और जो है इवन सेंट्रल बैंक्स की जो गोल्ड परचेज होती है उस पर डिपेंडेंट होती है। और रिवाइज डेटा जो है वो कंसर्न्स तो हमारे ईज़ कर रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक की वजह से क्या जो है गोल्ड इम्पोर्ट बढ़ गया, लेकिन फिर भी जो डेटा है उसके ऊपर हमारे क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, इसीलिए रॉबस्ट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है और ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है रिपोर्टिंग में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीनोम डेटा। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पीएम मोदी ने 10,000 इंडियंस के जीनोमिक डेटा को की सीक्वेंसिंग को डेटाबेस को भी रिलीज़ किया है, जो कि बस एक्सेसिबल होगा रिसर्चर्स को इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के थ्रू। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? ह्यूमन जीनोम पहले तो समझते हैं कि जो इंटायर सेट ऑफ जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल में रहते हैं। इसके अंदर ही हमारी कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे डेवलपमेंट और फंक्शनिंग हो रही है ऑर्गेनिज्म की। अब इस ये जो डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जिसमें 4 बेसेस होते हैं ACGT। अप्रॉक्सीमेटली हर जीनोम में 3.05 बिलियन सच पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि बेस पेयर जो है, क्योंकि वो तो आइडेंटिकल होता है हमारे सभी ह्यूमंस में, लेकिन जो जीनोम है उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग के। तो प्रोसेस जो है इस बेस पेयर को डेसिफर करने का, उसको ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जीनोम सीक्वेंसिंग पूरा प्रोसेस है कि कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम को डिटरमिन करने का पूरा प्रोसेस है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो 1990 में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डिटरमिन करना शुरू किया पूरे सीक्वेंस को ह्यूमन जीनोम के, और प्रोजेक्ट जो है वो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसने कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को 2023 में रिलीज़ किया। और जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो रीड करता है पर्सन के इंडिविजुअल जीनोम को, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके डिफरेंसेस फ्रॉम एवरेज ह्यूमन जीनोम। ओके, तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है क्या? 2020 में इसको अप्रूव किया गया। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो एम करता है कि कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग जो है क्रिएट किया जा सके जेनेटिक वेरिएशंस का विद इन इंडियन पॉपुलेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में द्वारा इसको सैंक्शन किया गया है प्रोजेक्ट को, ताकि सीक्वेंस किया जा सके जीनोम्स को ओवर 10,000 इंडियंस का। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो यूनिक है इंडिया के पॉपुलेशन ग्रुप्स को, तो उसको ताकि हम जब इसको समझ पाएंगे तो फिर हम उसके हिसाब से ड्रग्स और थेरेपीज़ बना पाएंगे। कुछ ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो इंडिया के लिए ही यूनिक है। तो इंडिया की जो 1.4 बिलियन की स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है उसमें 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स आते हैं। ठीक है,
और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि आपका MBP-C3 म्यूटेशन है, वो कार्डियक अरेस्ट कर कॉज करता है यंग एज में, और ये 4.5% इंडियन पॉपुलेशन में पाया जाता है, लेकिन ग्लोबली ये बहुत कम है। ठीक है। ऐसे ही कुछ ऐसे इंडियन जीनोमिक डेटाबेस जो है हमें टारगेटेड थेरेपीज़ बनाने के लिए भी हेल्प करेगा, जैसे mRNA वैक्सीन्स बनाने के लिए पैंक्रियाटिक कैंसर की, या कुछ जेनेटिक डिसीजेज जो यूनिक है इंडियन पॉपुलेशन के। तो इस जेनेटिक डिसीज स्टडीज़ के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कुछ जो है रेजिस्टेंट इंडिकेटिंग वेरिएंट्स, ताकि हम सेफ़ और मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स बना सकें। ठीक है। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने सीक्वेंस कर लिए हैं जीनोम्स लगभग 10,000 इंडियंस के फ्रॉम 99 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशंस। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो 5 प्लेसेस ड्रॉप हुआ है वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में। ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या करता है, नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस जितना एक पासपोर्ट होल्डर बिना किसी वीज़ा के जा सकता है उसके हिसाब से कंट्री के जो है पासपोर्ट को रैंकिंग देता है। तो ये जो है IATA का जो डेटा होता है उसके बेसिस पर ही रैंकिंग दी जाती है। तो 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स को 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, जिसमें कि 195 डेस्टिनेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल किया जा सकता है बिना वीज़ा के। इंडियन पासपोर्ट होल्डर 57 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। EU मेंबर स्टेट्स जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन, और वो जो है 192 डेस्टिनेशंस में ट्रैवल कर सकते हैं 2025 में। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अंजी खाद ब्रिज। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन रेलवेज कंटिन्यू कर रहा है अपनी इंजीनियरिंग एक्सीलेंस को दिखाते हुए, और उस न्यूली जो कंप्लीटेड है अंजी खाद ब्रिज कंट्री का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है। ये इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। जो इसका क्रिटिकल कंपोनेंट है वो है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, और इस इंजीनियरिंग मार्वल से हम कटरा को रियासी से कनेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का प्राइम फोकस है एनहेंस करना कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर वैली और रेस्ट ऑफ द इंडिया। अंजी रिवर जो कि चेनाब रिवर के ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर इसे बनाया गया है। इंडियन रेलवेज़ ने IIT रुड़की और IIT दिल्ली के साथ कोलैबोरेट करके साइट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस की है ताकि ब्रिज की स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। 725.5 मीटर्स का लगभग ये जो है ये ब्रिज है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मियावाकी टेक्निक। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 56,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट जो है वो क्रिएट किए हैं प्रयागराज में पिछले 2 साल में मियावाकी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए महाकुंभ के लिए। तो मियावाकी टेक्निक डेवलप की गई है जापानीज़ बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी द्वारा 1970s में। एक रेवोल्यूशनरी मेथड है डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करने का लिमिटेड स्पेसेस में। इसको हम पॉट प्लांटेशन मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर प्लांटेशन ट्रीज और श्रब्स को क्लोजली एक दूसरे के साथ जो है वो प्लांट किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ सके। प्लांट्स लगभग 10 गुना तेज़ी से इसमें ग्रो करते हैं इस टेक्निक के साथ। तो एक तरह से प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ये अर्बन एरियाज़ के लिए। नेचुरल फॉरेस्ट की तरह ही मिमिक करते हैं ये, और नेटिव स्पीशीज़ का इस्तेमाल किया जाता है डेंसली। इससे सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होती है, बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होती है, और आपका फॉरेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है तेज़ी से। ज़्यादा ये कार्बन को एब्जॉर्ब कर पाता है, फास्ट ग्रो हो पाता है, रिच बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट कर पाता है, सॉइल इरोजन जो है प्रिवेंट करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। सो ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो UN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा है कि मोर देन डबल जो है वो अपील जो आई थी सीरिया से उसको मोर देन डबल किया जा रहा है। 30 मिलियन के बजाय 73.2 मिलियन डॉलर्स जो है वो देने की अपील की गई है। तो 1951 में IOM को बनाया गया था। इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन। UN सिस्टम का ही पार्ट है एज अ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो IOM जो है वो वर्क करता है टू हेल्प इंश्योर द ऑर्डरली एंड ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेशन। UN एजेंसी है ये इन चार्ज ऑफ लेबर मोबिलिटी एंड माइग्रेशन।
जिनीवा में हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, माइग्रेशन हेल्थ एनुअल रिपोर्ट, ये सब रिलीज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इबोला। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने पहली एंटीबॉडी बेस्ड फर्स्ट नैनोबॉडी बेस्ड इनहिबिटर्स बनाए हैं जो कि एबोला वायरस को टारगेट करते हैं। इबोला एक सिवियर और डेडली वायरस है या डिसीज़ है जो ऑर्थो इबोला वायरसेस की वजह से होता है। 1976 में इसे डिस्कवर किया गया था डीआर कॉन्गो में। इसका नाम जो है वो एबोला रिवर से मिला, और ये एबोला जो है वो ह्यूमंस और अदर प्राइमेट्स में होता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया ह्यूमन पॉपुलेशन में थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्लड, सिक्रीशंस, ऑर्गन्स और बाकी के बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। ये फिर स्प्रेड होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, बॉडीली फ्लूइड्स की वजह से। तो इसमें सिम्टम्स जो है 2 से 21 दिन के बीच में आ जाते हैं आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड विद वायरस। इसमें फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग और ऑफ्टन डेथ भी हो जाती है। एवरेज एबोला केस की फर्टेलिटी रेट अब लगभग 50% है। कोई क्योर नहीं होता है एबोला का, तो इसमें सिर्फ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही मेंटेन किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है ब्लड और प्लाज्मा की, ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेड मोड टनल। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जेड मोड टनल जो है वो कंट्री का एक मेजर माइलस्टोन बनने वाला है, स्ट्रेटजिक कॉरिडोर बनने वाला है कश्मीर और लद्दाख के बीच में। तो जेड मोड टनल एक 2 लेन रोड टनल है गगनगीर और सोनमार्ग के बीच में, श्रीनगर लेह हाईवे, जम्मू कश्मीर के बीच में। जेड मोड का मीनिंग है क्योंकि ये जेड शेप्ड रोड सेक्शन है इसमें कंस्ट्रक्शन साइट के बीच में। जहाँ पर टनल कंस्ट्रक्ट की जा रही है वो ऑल्टीट्यूड लगभग 8500 फीट का है, और ये रोड दे रहा है हमें इम्पासेबल जो अदरवाइज़ थी सोनमार्ग में ड्यूरिंग पार्ट्स ऑफ विंटर। 6.5 किलोमीटर की ये टनल है। 1000 व्हीकल्स 1 घंटे में निकल सकते हैं इससे। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। तो हमको ये वाइटल रहेगा ईयर राउंड कनेक्टिविटी देने के लिए लद्दाख में। ठीक है। एनहेंस करेगा इंडिया के मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कश्मीर में और लद्दाख में ड्यूरिंग अलॉन्ग बोथ LOC एंड LAC। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is gold import data. This topic is important for your economy section. So Ministry of Commerce and Industry has recently revised the gold import figures for November 2024, reducing the reported value by $5 billion. Okay, so this correction has now narrowed down the trade deficit and highlighted challenges in India's data accuracy, and also raised concerns about the reliability of India's trade statistics. So this overestimation has occurred due to data migration issue from SAIS Online to Indian Customs electronic gateway. So double counting of imports had happened into SAIS and clearances to domestic tariff areas. So now gold imports for November were corrected from 14.8 billion to $9.9 billion now. So this migration to IceGate is the problem. So this was implemented to streamline the EXIM declarations for ease of business. But SAIS Inline and IceGate both were reporting or transmitting data separately, which was leading to discrepancies. Technical glitches are continuing, with both platforms capturing mutually exclusive data. So, think tank Global Trade Research Initiative has noted that frequent revisions harm the credibility of India's economic statistics. Concerns have also been raised about similar errors in other commodities or time periods. Government has urged to proactively review trade data for accuracy. So, why is this data important for India? So, India, which is the world's second largest gold consumer, relies on imports to meet demand. So, key gold suppliers include African nations, Peru, Switzerland, and UAE. India's gold demand is driven by festive and wedding seasons, with a recent surge in buying. Central banks globally increased gold purchases, contributing to higher demand. So, revised data has eased concerns about potential import duty hikes, but this has highlighted the need for robust data management systems and transparency in reporting. Okay.
So the next topic is genome data. This topic is important for your science and tech section. So Prime Minister Modi has announced the completion of the Genome India project. PM Modi has also unveiled the sequencing database of 10,000 Indians, and this sequencing data will now be accessible to researchers through the Indian Biological Data Center. Okay, so what is genome sequencing? This human genome is the entire set of DNA residing in the nucleus of every cell of each human body. So it carries the complete genetic information which is responsible for the development and functioning of the organism. DNA, we all know that it consists of a double-stranded molecule built by the four bases A, C, G, and T. So approximately 3.05 billion such pairs exist in the human genome. So, while the sequence or order of base pairs is identical in all humans, the differences in the genome of every human makes them very unique. This process of deciphering the order of base pairs is called human or genome sequencing. So, genome sequencing is basically the process of determining the complete DNA sequence of an organism's genome. And the Human Genome Project is very famous, which started in 1990, whereby a group of scientists began to work to determine the whole sequence of the human genome under the Human Genome Project. This project released the latest version of the complete human genome in 2023, and this process of whole genome sequencing now facilitates the reading of a person's individual genome to identify differences from the average human genome. Okay, so what is then this human or genome India project? It was approved in 2020 and it aims to create a comprehensive catalog of genetic variations within the Indian population. So it was sanctioned by the Department of Biotechnology, to sequence the genomes of over 10,000 Indians. So, what is the significance of this project? So, this project allows researchers to learn about genetic variants unique to India's population groups and use that to customize drugs and therapies. This will help us unravel the genetic underpinnings of chronic diseases, because we have about a 1.4 billion strong population which consists of over 4600 population groups. So there are certain mutations like the MYBPC3 mutation, which is linked to cardiac arrest at a young age, but it is found only in 4.5% of Indian population, and it is rare globally. Okay, so similarly, if you want to develop targeted therapies like mRNA vaccines for pancreatic cancer, then these therapies can help treat genetic diseases unique to Indian populations. So these genetic studies can also identify resistant indicating variants so as to ensure safer and more effective treatments. Okay, so this Genome India project has sequenced the genome of 10,000 Indians from 99 different populations. Okay, so the next topic is Henley Passport Index 2025. This topic is important for your economy section. So India's ranking has dropped 5 places in the list of world's most powerful passports according to the Henley Passport Index 2025. So this Henley Passport Index is basically according based upon the number of destinations that a passport holder can access without a prior visa. So it is based on the exclusive data received from the International Air Transport Association. So this index includes 199 different passports and 227 different travel destinations. So what are the highlights of this passport index, Henley Passport Index? Singapore has continued to dominate the list of world's strongest passports. With Singapore passport, one can travel visa-free to 195 destinations across the world. And as per its latest standing, the Indian passport holder can now travel visa free to 57 destinations. EU member states of France, Germany, Italy, and Spain, they are able to they're able to travel visa free to 192 destinations. Okay, so the next topic is Anji Khan Bridge. This topic is important for your economy section. So Indian Railways has continued to showcase its engineering excellence with the newly completed Anji Khan Bridge, which is the country's first cable-stayed rail bridge, located in Riasi district of Jammu Kashmir. It is a critical component of Udhampur Srinagar Baramulla rail link and connects the Katra and Riasi. The prime focus of this project is enhancing connectivity between Kashmir Valley and rest of India.
It is constructed over Anji River, which is a tributary of Chenab River. So Indian Railways has collaborated with IIT Roorkee and IIT Delhi for site-specific investigations to ensure bridge stability. Okay. So the next topic is Miyawaki technique. This topic is important for your environment section. So around 56,000 square meters of dense forests were created in Prayagraj in last 2 years using Miyawaki technique in preparation for Mahakumbh 2025. So Miyawaki technique is it was developed by renowned Japanese botanist Akira Miyawaki in 1970s. It is a revolutionary method for creating dense forests in limited spaces. It is often referred to as the pot plantation method, which involves planting trees and shrubs close to one another to accelerate their growth. Plants grow 10 times faster with this technique, making it a practical solution for urban areas. This method mimics natural forest by using a mix of native species planted densely. It improves soil quality, enhances biodiversity, and forest development acceleration. So, trees planted using this technique absorb more carbon, they grow more faster, and they support a richer biodiversity. They also prevent soil erosion and also promote ecological balance. So the next topic is International Organization for Migration. This topic is important for your international relations. So UN International Organization for Migration said it was more than doubling an appeal launched last month for Syria. Um, so this organization was established in 1951 and it is the leading intergovernmental organization in the field of migration. It is part of the UN system as a related organization. It works to help ensure the orderly and human management of migration. It is the UN agency in charge of labor mobility and migration in general. Its headquarters is located in Geneva, and the World Migration Report, the Migration Health Annual Report are published by this. Okay. So the next topic is Ebola. This topic is important for your social issues. So researchers have recently developed the first nanobody-based inhibitors targeting the Ebola virus. This Ebola is a severe and often deadly disease caused by a group of viruses known as ortho Ebola viruses. And this ortho Ebola viruses were discovered in 1976 in DR Congo, and it gets its name from the Ebola River in the villages of because it is near one of the villages in the DR Congo region where this disease first appeared. So Ebola occurs in humans and other primates. So it is introduced into the human population through close contact with bodily fluids. Okay, that's why it spreads to through bodily fluids from human to human. Okay, and its symptoms can start 2 to 21 days after being infected with the virus. Its symptoms include fever, diarrhea, vomiting, bleeding, and often death. The average Ebola case fatality rate is about 50%. There is no known cure for Ebola. The current therapy consists of maintenance of fluids, electrolyte balance, and administration of blood and plasma to control bleeding. Okay. So the next topic is Z-Board Tunnel. This topic is important for your economy section. So Z-Board Tunnel is set to become the first major milestone in the efforts to build a strategic corridor between Kashmir and Ladakh, and it is set to open all through the year with Prime Minister slated to inaugurate it. So this tunnel is a two-lane road tunnel between Gagangir and Sonmarg on the Srinagar-Leh highway in Jammu Kashmir. This name Z mode refers to the Z-shaped road section near the construction site. The area where this tunnel is being constructed sits at an altitude of about 8,500 feet, which makes it uh, prone to snow avalanches. Uh, and it makes the road zone mark impassable during most of parts of the winter. So its length is about 6.5 kilometers. It is designed to for the flow of 1,000 vehicles an hour. Intelligent traffic management system has also been installed. Okay, and it is important or it is vital for ensuring year-round connectivity to Ladakh. And along with this 14.15 kilometer Zorjila tunnel to its east, it aims to enhance the Indian military's capabilities in Kashmir and Ladakh along the LOC to the north and LAC to further east. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.